सो आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी हैव टेकन फ्रॉम सम अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल देखो ना यार, ऐसा होता है ना कि इफ आई टेल यू टू राइट अ लेटर फॉर एग्जाम्पल, या नोटिस लिखने बोलूँ, तो आप एक आइडिया लेने के लिए एक रखते हो ना, कोई तो एक आइडिया लेने के लिए रखते हो और उसके हिसाब से आप अपना फ्रेम करने की कोशिश करते हो। हालांकि जो भी चीज़ है आप अपनी लेते हो, लेकिन बस एक फ्रेम करने के लिए, एक देखने के लिए क्या आइडिया लेने के लिए आप देखते हो। वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस टाइम पे जब बन रहा था, वो चीज़ हम लोगों ने कुछ अलग अलग कंट्री से उठाए थे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ब्रिटेन तो हम जानते हैं ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटेन से हमने क्या निकाला है, मतलब लिया है, इंस्पायर हुए हैं, फीचर्स है, ठीक है। दैट वाज पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो जो चीज़ है जो कि मैंने पिछला जो वीडियो है पूरा, वो पूरी चीज़ ना हमने ब्रिटेन से उठाई, क्योंकि हमको ब्रिटिश रूल ही कर रहे थे, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट मतलब कौन है, प्रेसिडेंट। ये चीज़ भी हमने वहाँ से इंस्पायर हुए हैं, ठीक है। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज more power is having more power than upper house, right? तो यही चीज है, मतलब क्या है, लोअर हाउस कौन सा है अपना, लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा में हमारा कौन से हैं, पार्शियली इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं, राइट, इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं। लेकिन लोकसभा में कौन बैठता है, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। अभी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां चीजें आपको समझ में आएंगी ज्यादा, ठीक है। सो वहां उसके लिए देख लेना, अभी तो इतना ही है, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टूवर्ड्स द पार्लियामेंट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही चीज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने समझाया था कि द मिनिस्टर्स और द रिप्रेजेंटेटिव हु इज, मतलब ही इज फॉर अस, मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग व्हाट ही इज गोइंग टू डू, राइट। मतलब हमको कोई भी चीज दिक्कत हुई तो हम उसके पास जाएंगे, सो ही इज अ रिस्पॉन्सिबल वन, हमने वहां से लिया है। प्रिविलेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, एवरीवन हैज टू अबाइड देमसेल्फ बिफोर द लॉ, क्योंकि इवन द प्रेसिडेंट और द नॉर्मल सिटीजन they both are equal before the law, ठीक है। ये चीज है, अगर प्रेसिडेंट ने खून किया तो वो भी जेल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने खून किया तो मैं भी जेल जाऊंगा, सो ये चीज है, ठीक है। ये चीज हमने ब्रिटेन से उठाई है। अभी हमने ये उठाई है यूएसए से, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या उठाया, प्रीएम्बल। नाउ प्रीएम्बल हमने उठाया नहीं है वहां से, हमने बस इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि वहां पर भी प्रीएम्बल चलता है। हालांकि जो भी प्रीएम्बल में लिखा गया वो हमारा है, जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोlemnly कॉन्स्टिट्यूट टू द सॉवरेन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये सारी चीज जो है प्रीएम्बल में, वो सारी चीज जो लिखी गई है वो सारी चीज हमने खुद ने लिखी है। लेकिन प्रीएम्बल यूएसए के पास भी था, तो सबसे पहला जो प्रीएम्बल था वो यूएसए के पास था। फर्स्ट प्रीएम्बल जो है वो यूएसए ने लिखा था, ठीक है। सो प्रीएम्बल, अगर मैं आपको बोलूं कि प्रीएम्बल का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डेफिनेटली है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल का पूरा जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो होगा, प्रीएम्बल हो गया। फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, जो इंपॉर्टेंस होगी, वो सारी चीज होगी, मतलब हमने इंस्पिरेशन लिया है यूएसए से। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, विथ इंक्रीज इन डिमांड और विथ इंक्रीज इन द टाइम पीरियड देयर हैज टू बी सम मॉडिफिकेशन व्हिच हैज टू मेक। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो अभी एक केस हुआ था 1978 में, उसका नाम था केशवानंद भारती केस। अभी मैं इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं अमेंडमेंट क्या है, ठीक है। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि उस टाइम पे वो केरल के थे, ही वॉज रनिंग अ स्कूल काइंड ऑफ स्कूल, या फिर ऐसा कोई आंगनवाड़ी टाइप ऑफ चला रहे थे वो, ठीक है। वहां पर that place coincide with the Kerala government, there was some project which Kerala government was doing, और वो जगह उनके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंडर आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इस बंदे से कि आप पैसे ले लो, जितनी मुआवजा लेना है ले लो, लेकिन आप हमको दे दो। लेकिन इस टाइम तक देयर वाज अ मतलब राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अंडर द, मतलब ये फंडामेंटल राइट था ये,
ठीक है, फंडामेंटल राइट उस टाइम तक। अभी राइट टू प्रॉपर्टी केशवानंद भारती के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट जा रही है, तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है डेफिनेटली, राइट। तो उस टाइम पे केरल गवर्नमेंट, वो चल रहा था केस केरला गवर्नमेंट वर्सेस केशवानंद भारती, ठीक है, ये केस चल रहा था उस टाइम पे। अभी केरल गवर्नमेंट जीत जाती है, फिर केशवानंद भारती जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आस्किंग फॉर कि मेरे जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है, वायलेशन तो हुआ है डेफिनेटली। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि केरल जो सुप्रीम कोर्ट है, आपने रुस्तम मूवी देखी होगी डेफिनेटली, राइट। उसमें आप देखते हैं ना कि एक जज होता है, वन जज, एंड उसके बाद में ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, ज्यूरी मेंबर्स देखा है ना। तो वही ज्यूरी मेंबर्स 13 ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बंदा वहां पर केस आ जाता है, कैसे 6 आते हैं, 6 फेवर में वोट आते हैं केशवानंद भारती के, और 7 वोट आते हैं फॉर केरल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये केस मतलब केरल गवर्नमेंट केस जीत जाती है एंड दैट प्रॉपर्टी गोज इनटू केरल गवर्नमेंट। बट उसके बाद में समझ में आता है कि अमेंडमेंट होना जरूरी है। फंडामेंटल राइट से उस चीज को कर दिया गया लीगल राइट। कहां पर क्या है, आर्टिकल 300A के अंडर में है अभी राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब लीगल राइट, मतलब अगर सपोज कोई गवर्नमेंट सरकार 500 किलोमीटर का या 1000 किलोमीटर का एक रोड बना रही है, हाईवे बना रही है, और उसके बीच में आपका घर कोइंसाइड करता है, तो आपको वहां पर हटाना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनीमोर, ओके। तो आपको हटाना पड़ेगा। ये अलग बात है कि जो सरकार है आपको मुआवजा देगी, एटलीस्ट 2 गुना टाइम देगी। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो आस्किंग फॉर इंक्रीज इन द मनी, लाइक आपको जो भी मुआवजा मिल रहा है आप 10 गुना भी चाहे करवा सकते हो। अगर मेरा घर रोड के बीच में आ रहा है, मेरे को हटाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, अभी मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन मैं दरवाजा खटखटा सकता हूं। क्यों खटखटा सकता हूं, किस चीज के लिए खटखटा सकता हूं कि मुझे 2 गुना मुआवजा मिल रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन 2 गुना नहीं चाहिए, मुझे 10 गुना चाहिए, ठीक है। इस चीज के लिए मैं खटखटा सकता हूं, लेकिन आपको वो प्रॉपर्टी जो है वो हटानी तो पड़ेगी, क्योंकि ये चीज कंट्री के डेवलपमेंट के सामने बहुत छोटी है। मेरा घर कंट्री के डेवलपमेंट के सामने बहुत छोटा है, ठीक है। कंट्री कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स माय प्रायोरिटी, फाइन। तो ये चीज अभी समझ में आया। और ये जो अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट हुआ 44th अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें लिखा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन मूव्ड टू लीगल राइट नाउ, फाइन। सो ये चीज आप समझ में आएगा, क्योंकि अमेंडमेंट इज बहुत नेसेसरी है यार, अमेंडमेंट इज वेरी नेसेसरी। फॉर एग्जांपल और एक चीज अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आर्टिकल एक्चुअली उससे है कि नहीं मालूम नहीं, अभी हमारे एक राइट टू इंटरनेट भी आ गया, मालूम, राइट टू यूज इंटरनेट। हम इंटरनेट का यूज भी कर सकते हैं, हमारा राइट है ये, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे हमेशा आप, और हाँ इमरजेंसी के पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। इमरजेंसी के टाइम पे ना आपके सारी जो पावर है, फंडामेंटल राइट्स छीन सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 21, ठीक है। ये अलग से मैं वीडियो बना के बता दूंगा आपको डेफिनेटली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट आप इतना याद रखो कि अभी राइट टू यूज इंटरनेट भी आ चुका है अंडर आर्टिकल 19, फाइन। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्या फंक्शनैलिटी होगी, ये चीज भी हम यूएसए से इंस्पायर्ड है। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, अभी जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी कैसे ये होती है, अभी यहाँ बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट इज integrated to high courts and also independent। अभी मतलब देखो मैं क्या बताता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स। अभी हालांकि हाई कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब हाई कोर्ट्स अपना डिसीजन ले सकती है, बट और सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। बट अगर चीज कोई हाई कोर्ट को प्रॉब्लम आई, मतलब डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आई, या हाई कोर्ट को कोई सलाह चाहिए, तो इट कैन डेफिनेटली गो टू सुप्रीम कोर्ट। दैट इज द इंटीग्रेटेड, यही चीज है, इसी का मतलब होता है। फॉर एग्जांपल बाबरी मस्जिद का केस गया था ना सुप्रीम कोर्ट में, यही तो चीज है वो, कि हाई कोर्ट को कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। दैट वाज द मेन थिंग, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। और फिर जुडिशियल रिव्यू का मतलब अभी देखो मैं बताता हूँ। जुडिशियल रिव्यू का मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने देखा कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे लॉ बनाएंगे, लेकिन क्या फायदा if my fundamental rights are getting violated from there, the rule if the parliament makes for me, what if that rule is violating my fundamental right?
वो चीज़ कौन चेक करेगा? वो चीज़ चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू होती है। तो हमेशा कोई भी पार्लियामेंट रूल पास करती है, वो सुप्रीम कोर्ट देखती है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी हाल ही में क्या चल रहा है, कल या परसों की न्यूज़ है, मैंने देखी थी, पढ़ी थी कि OTT प्लेटफॉर्म जो है, OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इस पे सारे रेगुलेशंस आने वाले। इवन फॉर सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप में जो सरकार को उसकी एक्सेस चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई शेयर्स हो रहे हैं ना, बहुत सारे शेयर हो रहे हैं, नेगेटिव हेटेड स्पीच वाले शेयर्स हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट वांट्स टू नो द सोर्स ऑफ द मैसेज। फॉर एग्जांपल ये बंदे ने भेजा है भाई, ये बंदा जाते इस बंदे के पास आया और ये पता चला गवर्नमेंट को, इसके पास गवर्नमेंट ने देखा कि इस बंदे के पास हेट्रेड वाला कोई कमेंट है या मैसेज है, तो गवर्नमेंट वांट्स टू नो द सोर्स ऑफ द मैसेज टिल दिस। For that, WhatsApp has to abolish the end-to-end encryption. Now, end-to-end encryption क्या है? End-to-end encryption अगर मैं बोलूँ आपको तो क्या होता है कि this is a sender, suppose this is a sender and this is a receiver, right? Receiver, इसके बीच में अगर sender कोई भी मैसेज सेंड करता है तो इसके बीच में जो पाथ है ये end-to-end encryption होता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, मतलब जो सेंडर आपका भेजेगा इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट, लेकिन वो जो बीच का पाथ है ना, वो पाथ रहेगा आपका हिडन, मतलब कोई भी बीच में कोई भी नहीं आ सकता। ये एक्चुअली टेक्निकलिटीज बहुत है, मैंने इंजीनियरिंग करी है तो मैं जानता हूँ इसके बारे में, बट ये जो है ये कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन बट इफ द गवर्नमेंट वांट्स दिस, if the government wants the access, then he has to get the end-to-end encryption abolished। और end-to-end encryption अगर गई तो फिर क्या हो जाएगा? end-to-end encryption अगर गई तो क्या होगा कि कोई भी देख सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर abolish हो रही है, मतलब यहाँ पर मेरे को वायलेट हो रहा है राइट टू प्राइवेसी। नाउ राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के अंडर आता है, आर्टिकल 21 के अंडर आता है। राइट टू प्रॉपर्टी या लिबर्टी वाली चीज़ आती है, 21 के अंडर आती है राइट टू प्राइवेसी, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, राइट टू प्राइवेसी। ये चीज़ आई पर्सनल फील, मतलब ये मेरा ओपिनियन है गाइस, आई फील कि राइट टू प्राइवेसी जो है मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, वायलेट हो रहा है, अगर गवर्नमेंट वांट्स टू नो द सोर्स ऑफ द। हालांकि गवर्नमेंट का भी सही है, हमारा भी सही है, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग डिटेल्ड अगेंस्ट दैट, बट इट्स माय ओपिनियन। अगर OTT प्लेटफॉर्म फॉर लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या जो भी ZEE5 जो भी है, और बालाजी को तो हटा देना चाहिए, फालतू साले कुछ नहीं करते हो। मैं ये मानता हूँ कि इफ गवर्नमेंट स्टार्टेड रेगुलेटिंग ऑल द थिंग्स, हाँ आप पहले में दिखा सकते हैं। आपने यू देखा है? यू मतलब क्या होता है इसका, कि इसको यूनिवर्सल का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। अगर ए देखा है तो अडल्ट का सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बट रेगुलेटिंग की क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, फिर तो गवर्नमेंट इज creating a dictatorship over there. I personally feel that. I am no one to stand there and ask the government, but ठीक है, anyhow we'll move further now. और एक चीज़ जो हमने ले रखी है USA से इंस्पायर्ड है, that is fundamental rights. Fundamental rights. अभी fundamental rights क्या है आप जानते हैं? Right to speech, right to जो भी राइट्स है हम लोग को गिवन है, ठीक है। ये कौन से पार्ट में गिवन है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दे रखा है फंडामेंटल राइट्स अपने मेजॉरिटी ऑफ वाले, ठीक है। पार्ट ए क्या है? पार्ट 1 क्या बात करता है? यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। और फिर पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। और फिर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 जो है वो प्रेसिडेंट और वो सब के बारे में बात करता है। इस पे अलग से वीडियो बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। यूएसए से हम फंडामेंटल राइट्स से इंस्पायर्ड है। और एक चीज़ होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने इंस्पायर हुए हैं हम रशिया। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है बताऊं? फंडामेंटल राइट्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू अस, मतलब हम लोग को कैसे बर्ताव करना है लोगों की तरफ, ये जो भी है फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब जो आपको किसी ने बताया नहीं है, बट इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ पब्लिक पार्क,
आप उसको खराब नहीं करेंगे, दैट कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज, इट्स योर ड्यूटी। आप अपने घर में गंदा करते हैं क्या? नहीं ना, आप हर रोज साफ करते हैं। तो वैसे ही आपको अपने देश के साथ करना है, आपको गंदा नहीं करना है, ठीक है। आपको कोई भी प्लेस लिटर नहीं करना है, अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट है उसको गंदा नहीं करना, दैट कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे रही है, आप उसको इनडिस्क्रिमिनेटली वायलेट नहीं कर सकते, दैट कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। बट इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन टू सेफगार्ड ऑल द प्रॉपर्टी और टू like do not demotivate the country in front of anyone. These all comes under fundamental duties, जो कि हमने USSR यानी रशिया से लिया हुआ है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स जो मैं लिखना भूल गया, वो चीज भी हमने USA से इंस्पायर्ड है। फाइन, नाउ लुक, देखो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या ले रखा है, लिस्ट ऑफ कॉन्करेंट पावर्स। नाउ कॉन्करेंट पावर्स मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, स्टेट की अलग से ये है, ठीक है, सेंटर की अलग से पावर है, सेंटर का जो भी है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो क्या होता है कि सेंटर में बीजेपी है सपोज अभी, ठीक है, सेंटर पे बीजेपी है और ममता दीदी की जो भी पार्टी है, ठीक है, अगर सपोज कोई भी चीज इन दोनों में भिड़ंत होती है, मतलब फाइट कर रहे दोनों की, ये सेंटर ने एक रूल पास किया लेकिन स्टेट नहीं चाह रहा है कि वो पास हो, तो उस टाइम पे क्या आता है, एक अलग से आती है पावर कॉन्करेंट की, कॉन्करेंट की पावर आती है। कॉन्करेंट जो पावर है उसके हिसाब से दोनों चीज जो है मसला सॉल्व कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन में अगर कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी रूल लाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट उसको अपोज कर रहा है, या फिर कोई भी चीज होती है उसको जो सॉल्व करने वाली कॉन्करेंट पावर्स होती है। कॉन्करेंट इज अ ग्रुप ऑफ पावर्स, ओके फाइन। सो ये चीज हो गया कॉन्करेंट पावर्स। प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग डेडलॉक ओवर अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यही चीज जो मैंने अभी समझाया वही चीज है। अभी आयरिश का देखो, आयरिश मतलब आयरलैंड, ठीक है। अभी आयरलैंड से हमने क्या देखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अभी देखो क्या हुआ, कोरोना चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे होम मिनिस्टर जो अमित शाह ने कोरोना के जो भी उसने रूल्स निकाले कि रेड जोन ग्रीन जोन जो भी रूल निकाले, सारी स्टेट ने माना, राइट। तो स्टेट को मानना पड़ेगा, ठीक है, वही चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो होती है। सेंटर ने कोई भी रूल दिया और वो स्टेट को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेंटर हैज द हायर पावर देन द लोअर पावर, जो कि स्टेट पॉलिसीज है, और स्टेट के अंडर आता है म्यूनिसिपल, वही तो हायरार्की मेंटेन करनी है। फाइन, वही चीज आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले रखी है हमने आयरिश से। अगर अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहोगे व्हाट इफ स्टेट डू नॉट माने नहीं उस चीज को, तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है स्टेट के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट्स का रूल आ जाता है वहां पर, सीएम को हटा के, जो भी है। मेथड्स ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 250। अभी इन 250 में से 12 मेंबर्स जो है, 12 मेंबर्स वो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट। अभी डेलीगेटरी पीपल होते हैं, प्रेसिडेंट डेलीगेटरी पीपल होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मानोगे तो जो जिन्होंने कुछ अपने लाइफ में एक्सेल किया हुआ है, तो वी नीड पीपल लाइक देम टू यूज देयर इंटेलिजेंस टू सेवगार्ड द नेशन, टू मेक लॉस फॉर द नेशन, ठीक है। इसलिए 12 जो मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है 250 में से। फाइन, ये चीज हो गया, हमने ये आयरलैंड से उठाया। जर्मनी से देखो, जर्मनी से अभी जर्मनी में सबसे इंपॉर्टेंट यार वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अभी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब, अभी देखो मैं बताता हूँ, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एबॉलिशमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई भी आपकी फंडामेंटल राइट छीन ली जाती है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड वीमर। और इमरजेंसी जो है, लेकिन इमरजेंसी हमने उठाया गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से उठाया है, लेकिन जो हमने एबॉलिशमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है ये हमने उठाया जर्मनी से, ठीक है। ये बहुत लोगों को ये होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन सिर्फ हमने ये मतलब जर्मनी से उठाया। इमरजेंसी जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। कब हुआ था इमरजेंसी? इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 तक इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। क्यों किया था? क्योंकि मतलब इंटरनल मैटर का कुछ तो उन्होंने करके किया था, आप उसमें देख सकते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट की जो भी पावर्स होगी वो हमने जर्मनी से ही उठाई है, ठीक है। अभी कनाडा का देखो, कनाडा से हमने क्या उठाया, नॉट मैं बार बार उठाया है बोल रहा हूँ गाइस, उठाया है मतलब हमने इंस्पिरेशन ली है, लिखा हमने अपने हिसाब से ही है, लेकिन हमने इंस्पिरेशन ली है। फाइन। प्रोविजन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशंस,
प्रोविजंस क्या क्या बनाना चाहिए स्ट्रॉन्ग नेशन के तहत, वो चीज लिया है। नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी हमने उनसे इस बार। वेस्टिंग रेसिड्यूरी पावर, वेस्टिंग रेसिड्यूरी पावर मतलब ये एक पावर है ना, कॉन्करेंट पावर, ये मतलब ये अलग से पावर देना है करके हमने कनाडा से उठाया है, मतलब इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। तो वेस्टिंग रेसिड्यूरी पावर और भी बहुत सारी पावर्स गिवन होती है, ठीक है। इतना हो गया। अभी देखो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट विद द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव। अभी देखो कोई भी अमेंडमेंट करना है ना तो 250 में से एक बंदे ने बोल दिया कि ये अमेंडमेंट करना है तो नहीं हो सकता ना। अगर 100 बंदे हैं तो उसके 2/3 कितने हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे 66 या 67 बंदों की हाँ होगी, 67 बंदों की हाँ होगी तभी जाके वो अमेंडमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट्स द थिंग, फाइन। सो उसके बाद हमने फ्रांस से क्या उठाया, फ्रांस से जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये हमारे प्रियम्बल का है। जो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल उसमें आते हैं। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी अलग से फ्रांस से नहीं उठाया, मतलब इंस्पिरेशन लिया है। तो इतना ही था यार, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम डैम श्योर कि इनसे से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू वॉच ईच एंड एवरी लाइन एंड हियर ईच एंड एवरी लाइन वेरी केयरफुली। So if you are new to this channel guys, I request you to subscribe, hit that bell icon, because I'm coming up with videos like this on a daily basis. So I'll end the video right now. I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.